नीचे चंद अफराद और मौजूद थे। उनमें से एक ने कहा, असल में हम आपको भूले नहीं। आप वो पहले शख्स हैं जिसने हमारी दरख्वास्त पर सबसे पहले हमें अपने ताउन का यकीन दिलाया और आपकी देखा देखी दूसरे लोग भी तैयार हो गए। बहरहाल फिर भी यहाँ एक मखसूस हद में रहें और हमारी दरख्वास्त पर कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे हमें आपके खिलाफ किसी कार्रवाई पर मजबूर होना पड़े। नहीं, ऐसा नहीं होगा दोस्त, समझ रहे हो ना। मैं वादा करता हूँ ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा जिससे तुम्हें कोई शिकायत हो। मैं अभी थोड़ी देर बाद तुमसे तफसीली गुफ्तगू करूँगा। ठीक है, तुम यहाँ किसी भी जगह सुकून से बैठ सकते हो। ये कहकर वो आगे बढ़ गया। मैं उसका शुक्रिया अदा करके एक तरफ आ गया। रेत का एक छोटा सा टीला थोड़े से फासले पर था। मैं उस पर बैठकर उन लोगों की कार्रवाइयाँ देखने लगा। लंबे लंबे बांसों पर रोशनी लगा दी गई। त्यारे के एक जनरेटर को ऑन कर लिया गया और उसकी आवाज़ फिजा में गूंज रही थी। सहरा का ये छोटा सा हिस्सा रोशन हो गया। तीनों तरफ मुसल्लह अफराद मुस्ताद थे। उनके हथियार हल्की रोशनी में नुमाया नजर आ रहे थे, जिसका मतलब ये था कि अगर जहाज़ में कोई कार्रवाई की गई तो उसके खौफनाक नताइज बरामद हो सकती हैं। मैं उनकी मुस्तादी का बगौर जायज़ा ले रहा था। हकीकत यह है कि एक जंगजू ऑर्गेनाइजेशन को इसी तरह मुस्ताद होना चाहिए। अब तक तो खैर स्काईलार्क के बारे में मुझे वही सब कुछ मालूम हो चुका था जो वहाँ पर ब्रीफ किया गया, लेकिन अब मैं अपनी आंखों से देख रहा था कि यह जमात वाकई बेहतरीन कारकर्दगी की हामिल है। सबसे बड़ी बात यह थी कि अब तक मुझे जितने अफराद नजर आए उनमें से कोई किसी कौम का फ़र्द नहीं था। भांत भांत के लोग भी थे। मेरे अंदाजे के मुताबिक इसमें ब्रिटिश भी थे, अमरीकी भी थे, कुछ जापानी भी थे, चंद एक चीनी भी थे। ये एक अजीबोगरीब ऑर्गेनाइजेशन थी। एक ही जगह एक ही फील्ड में मुझे मुख्तलिफ लोग नज़र आ रहे थे। इसका मतलब ये था ये सब किसी ऐसे मुश्तरका मिशन पर काम कर रहे थे जो सिर्फ इंसानियत की बका और बेहतरी के लिए हो। इनका कोई ज़ाती मुफाद या ज़ाती मकसद नहीं था। ना इनमें कोई रंगो नस्ल का मसला था, ना इलाके की तफरीक। अचानक मैंने उसी नौजवान को अपनी जानिब बढ़ते हुए देखा जिससे मेरी बातचीत हुई थी। हेलो, ये आलिया एनसीन है। असल में ये मुसाफिरों के नामों की फहरिस्त बना रहे थे। आप अपना नाम बताइए प्लीज़। जहाज़ में मेरी एक साथी है, उसने मेरा नाम नहीं बताया। हाँ, मगर उन्होंने सिर्फ दानी बताया है आपका नाम। दानी? हाँ, ये तो पूरा नाम नहीं हुआ। अगर आप अपनी फहरिस्त इसी नाम से मुकम्मल कर लें तो मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा। ये आपका असल नाम नहीं है, असल नाम का एक हिस्सा है। मगर क्यों? लंबी कहानी है, फिर कभी सही। नहीं, हमें ये काम करना है तो आप मेरा नाम आकिल रफ़ीक रख सकती हैं। उसने चौंक कर मुझे देखा और बोला, मुसलमान हैं आप? हाँ, लेकिन खैर मैं आपको आलिया एनसीन से तो मिला ही चुका हूँ। मेरा नाम शेरी है। शेरी मारक्रीम दोनों मंगेतर हैं। अपने मिशन पर काम कर रही हैं और बड़ी दुआएं चाहिए आपकी। असल में हमारा ताल्लुक़ ऑर्गेनाइजेशन स्काईलार्क से है। हमारा मकसद सिर्फ एक है, दुनिया में साहिब ज़र और साहिब इख्तियार जो निहत्ते मजलूमों पर मुजालिम कर रही हैं, हम उनके खिलाफ जंग कर रही हैं। और जिस दिन हमें हमारा ये मकसद मिल जाएगा हम एक दूसरे से मुंसलिक हो जाएंगे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। एक बात मैं कहूँ आपसे, माफ़ कीजिएगा, मैंने जहाज़ में भी आपको देखा था, मगर ना जाने क्यों मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। मुझे यूँ लग रहा है जैसे आप हम में से ही एक हों और हमारे मुफादात के हामी। मैं आपसे मुआफ़ी चाहती हूँ। इंसान के महसूसात ना जाने किस वक्त क्या क्या हो जाती हैं। मैं आपका असल नाम जानना चाहती हूँ। मेरा ख्याल है आकिल रफ़ीक भी आपका असल नाम नहीं है। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने कहा, आपका ये ख्याल भी बिल्कुल ठीक है। मैं ना जाने क्या क्या हूँ, लेकिन जब आपने अपना तारुफ करा दिया है यानी स्काईलार्क, तो मैं आपको बताऊँ मेरा नाम गाजी हमदान है। वो दोनों बुरी तरह उछल पड़े। क्या? आलिया एनसिन चौंक कर बोली, हाँ। क्या पहले ये नाम आपके कानों से गुजर चुका है? ओह मेरे खुदा, ये गाजी हमदान हैं, हमारे हाई कमान। ओह माय गॉड सर, आप इस तरह यहाँ? सर आप? हाँ, बस यूँ समझ लो मैं भी तुम्हारे इस मिशन का साथी हूँ। सर वो तो हमें लग ही रहा था। ओह माय गॉड, हमें उम्मीद नहीं थी कि हम इतने बड़े आदमी से इस तरह मुलाकात कर सकेंगे। सर मैं आपको क्या बताऊँ, मैं कितनी खुश हूँ। शेरी, गाजी हमदान का नाम तो तुम्हारे लिए भी अजनबी नहीं होगा। हम तो उनकी कहानियाँ सुनते रहे हैं। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि हमारे लिए ये मशअले राह हैं। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर सर। आप हमसे बहुत बड़े हैं। क्या वो लड़की भी? नहीं, वो डैनी लायल है। हमें उससे मोहतात रहना होगा। सर आप गुम हो गए थे।
खुफिया तौर पर आपके बारे में ये बात फैला दी गई कि आपको जब और जहां किसी मदद की ज़रूरत पेश आए या आप नज़र आ जाएं तो लॉर्ड को इतला दी जाए। अभी मेरे बारे में किसी को इतला नहीं देना। वैसे प्रोग्राम क्या है? मैंने पूछा। कुछ भी नहीं, आलिया ने बड़ी सादगी से कहा। क्या मतलब? मेरा मतलब है कोई ख़ास प्रोग्राम नहीं है। असल में सर, हमारे 8 साथी एग्रीना की जेल में कैद हैं। हम उन्हें 3 दिन की मोहलत देना चाहते हैं। अगर वो हमारा मुतालबा तस्लीम नहीं करेंगे तो हम ये त्यारा उड़ा देंगे और इसके मुसाफिरों को हलाक कर देंगे। अगर हम भी इस सिलसिले में मौत का शिकार हो जाएं तो सर, ये तो आप जानते ही हैं कि हमें कोई गम नहीं होता। और अगर वो मुतालबा मान लें तो आप लोग क्या करेंगे? मैंने सवाल किया। प्रोग्राम ये है सर कि त्यारे के मुसाफिरों को छोड़ दिया जाएगा। उनमें से कुछ लोग यरगमाल के तौर पर रोक लिए जाएंगे। बाकी अफराद को ले जाने का प्रोग्राम वो खुद कर लेंगे। उसके बाद ये तैयारा यहाँ से ले जाएंगे और एक और शहर में ले जाकर ये त्यारा एग्रीना को वापस कर दिया जाएगा, वरना वही होगा जिसके बारे में आपको बताया जा चुका है। मगर तुमने क्रैक्ड डाउन का फैसला क्यों किया? 2 मुकामात थे हमारे जहन में, मार्ले सिटी या फिर क्रैक्ड डाउन। इन दोनों जगहों पर हमारे साथी मुस्ताद थे। अगर त्यारा मार्ले सिटी ले जाया जाता तो वहाँ हम लोग सिर्फ ये करते कि एयरपोर्ट पर रुककर एग्रीना से अपने साथियों की रिहाई का इंतज़ाम करते, और अगर ये मुमकिन ना होता तो त्यारे को तबाह कर दिया जाता। इत्तफाक से इस सिलसिले में क्रैक्ड डाउन का फैसला कर लिया गया और हम लोग यहाँ उतर गए। आपके ख्याल में वो इतनी आसानी से आपकी बात मान लेंगे? नहीं सर, लेकिन हमने इसके लिए इंतज़ाम कर लिया है। हमारी तादाद सिर्फ 11 अफराद है। मगर स्काईलार्क की रुकनीत का फॉर्म भरते हुए सबसे पहले हम अपने लिए अपनी मौत तलब करते हैं। मरने से पहले त्यारे को भी तबाह कर देंगे। कम अज़ कम इस तरह हमारे मकसद का वकार कायम होगा। अचानक ही हमने 3 अफराद को अपनी जानिब आते हुए देखा और वो तीनों कुछ इस आलम में आ रहे थे कि किसी खास बात का एहसास होता। लेकिन आने के बाद वो तीनों ही मुझसे इस तरह लिपट गई कि एक लम्हे के लिए तो मैं भी घबरा कर रह गया। पता ये चला कि ये गाजी हमदान के शनासा थे और किसी ने उनको बताया था कि गाजी हमदान की शक्ल का एक शख्स तैयारे में मौजूद है और उस वक्त वो बाहर आ गया है। वो लोग बेख्तियार मुझसे लिपट गए और उन्होंने अपना अपना तारुफ कराया। मैं उनमें से किसी को नहीं जानता था, लेकिन ऐसे इजहार कर रहा था जैसे उनका देरीना शनासा हूँ। इस तरह के खेल दर्जनों बार खेले थे। चुनाचे उस वक्त भी मुझे इस खेल में कोई परेशानी नहीं हुई। मुझे इस मिशन के इंचार्ज से मिलाया गया। यह भी एक खुश मिजाज आदमी था। बहरहाल हम लोग बहुत देर तक बातें करते रहे। गाजी हमदान गालिबन इन लोगों में खासी मकबूल शख्सियत का मालिक था। वो लोग उससे इजहार अकीदत करते रहे और मुझे उनकी बातों से स्काईलार्क के तरीक़ाकार का अमली तजुर्बा होने लगा। उस वक्त रात आधी से ज़्यादा गुजर चुकी थी कि अचानक हमें हवाई जहाज़ों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं और हम चौंक पड़े। चारों तरफ से हल्की हल्की सीटियाँ उभरने लगीं और हमने टीले से नीचे छलांग लगा दी। वो 2 तैयारे थे जो हमारे सरों से गुजर गए, फिर काफ़ी दूर जाकर पलटे और अचानक फ़िज़ा में तेज़ रोशनी फैल गई। सफ़ेद दूधिया रोशनी ने माहौल को पूरी तरह रोशन कर दिया और ये रोशनी के बम फेंके गए थे। इंचार्ज ने कहा, इसका मतलब है ये कोई कार्रवाई करने जा रही हैं। नहीं, इसका इम्कान नहीं है। वो सिर्फ तैयारे को देख रही हैं। पायलट वगैरह कहाँ हैं? मैंने पूछा। उसी इमारत में। उन्हें जहाज़ से दूर रखना होगा। यकीनन। तैयारे दोबारा हमारे सरों से गुजरे। आगे जाकर उनकी रोशनियाँ जल उठीं। इसके बाद वो आसमान में सुरख नुक्ते बन गए और फिर नुक्ते भी निगाहों से ओझल हो गए। सब लोग खामोशी से उनकी ये कार्रवाई देख रहे थे। काफ़ी देर तक उनकी वापसी का इंतज़ार किया गया। फिर इंचार्ज उठ खड़ा हुआ। वो रात में कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। दिन की रोशनी में हम लोग तैयारे से बाहर नहीं निकल सकेंगे। अलबत्ता उनके जहाज़ एयरपोर्ट पर उतरने की कोशिश नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें खतरा होगा कि उन्हें तबाह कर दिया जाएगा। अगर आप चाहें तो जहाज़ में जाकर आराम करें। मैं तैयार हो गया और इसके बाद मैं अंदर दाखिल हुआ तो मैंने डैनी लॉयल को देखा। अपनी जगह साकित और जामिद बैठी हुई थी। मुझे देखते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। कहाँ चले गए थे तुम? मैं सोच रही थी कि कहीं उन्होंने तुम्हें कत्ल न कर दिया हो, मगर मैं तो जिंदा हूँ, थैंक गॉड। उसी वक्त पीछे से एक आदमी ने पूछा, एक्सक्यूज़ मी सर, मुआफ़ कीजिएगा, मैं आपकी बातें सुन रहा था। आपने क्या अंदाज़ा लगाया? उन लोगों ने सख्त हिफाजती इंतज़ामात कर लिए हैं। अब मामला एग्रीना पर है। अगर हुकूमत एग्रीना ने उनके साथियों की रिहाई का फ़ैसला कर लिया तो हमारी ज़िंदगी बच जाएगी, वरना ये लोग तैयारे को उड़ा देंगे। काश वो इन लोगों की बात मान लें। वह शख्स गमज़दा लहजे में बोला। दूसरे लोगों के चेहरों पर खौफ और मायूसी के साए साफ नजर आ रहे थे। उधर डैनी ने रो रो कर मेरा दिमाग ख़राब कर दिया।
समझ में नहीं आ रहा था कि गोस्ट ने इस बेवकूफ़ लड़की को मेरे सर पर मुसल्लत क्यों कर दिया। बहरहाल मैंने उसे समझाते हुए कहा, तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। वो लोग किसी को भी मुआफ़ नहीं करेंगे। अगर उनकी बात पूरी ना हुई तो यकीनन तैयारे को उड़ा देंगे। लोगों की बदहवासियाँ और बढ़ गईं। आखिरकार सुबह की रोशनी ने माहौल को रोशन किया। थोड़ी देर बाद मशरिक से सूरज ने सर उभार लिया। रेगिस्तान रोशन हो गया। तहद्दे निगाह खामोशी और सन्नाटे का राज था। रेत के टीले आहिस्ता आहिस्ता गर्म हो रहे थे। 2 एयर होस्टेस भेजी गईं और उन्होंने नाश्ते का इंतज़ाम कर लिया। मुसाफिर रात के भूखे थे, इसलिए किसी ने नाश्ते से इनकार नहीं किया। थोड़ी देर के बाद शीरी मारकर अंदर आ गया। उसने मेरी जानिब कोई तवज्जो नहीं दी। वो लोग किचन में दाखिल हो गए और शायद सामानों खुर्दोनोश का जायज़ा लेने लगे। फिर कुछ पैकेट उठाकर बाहर निकल गए। एक हाईजैकर बदस्तूर तैयारे में मौजूद था और पूरी तरह मुस्तैद। गालिबन उसे भी मेरे बारे में बता दिया गया था, क्योंकि उसने 2-3 बार मुस्कुराती नज़रों से मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में शनासाई की चमक नजर आई। दिन के 11 बजे सहरा में कुछ गाड़ियां नमूदार हुईं। ये चंद ट्रक थे और 2 जीपें। मैं तैयारी की सीढ़ियों पर खड़ा ये मंजर देख रहा था। मैंने स्काईलार्क में कुछ हलचल सी देखी। वो सब सिमट कर तैयारे के पास पहुंच गए। पायलट वगैरह भी अब उसी इमारत में मौजूद थे। हम दूर से उन गाड़ियों को करीब आते देखते रहे। कुछ देर के बाद वो तैयारे से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर रुक गईं। फिर उनमें से कुछ फौजी नीचे उतरे। ये एग्रीनियन सिपाही थे और इनकी गाड़ियों पर एग्रीना के झंडे साफ नजर आ रहे थे। स्काईलार्क खामोशी से उनकी कार्रवाइयाँ देखते रहे। उनसे मुज़ाकरात का इंतज़ाम कर लिया गया, लेकिन कोई और तहरीक नहीं हुई। अचानक ही मैंने आलिया एनसेन को देखा, जो मुझे इशारे से बुला रही थी। ये लोग तैयारी की दुमों के पास बैठे हुए थे और एक कवि हैकल शख्स के सामने एक ट्रांसमिशन मशीन रखी हुई थी। मैं वहां पहुंचा तो कवि हैकल शख्स उठ खड़ा हुआ और उसने गर्दन खम करते हुए कहा, मुझे अहमद जॉनसन कहती हैं। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। उसने गर्मजोशी से मुझसे हाथ मिलाया। उसी वक्त मशीन पर एक इशारा मौसूल हुआ और अहमद जॉनसन ने हाथ उठाकर कहा, बस 1 मिनट देखूं ये लोग क्या कहती हैं। वो मशीन के करीब पहुंचा और उसके बटन ऑन कर दिए। हेलो, दूसरी तरफ से आवाज़ उभरी। अहमद जॉनसन मुखातिब है। कौन से ग्रुप से हो? बस इतना काफ़ी है कि हम स्काईलार्क हैं। क्या चाहते हो? रोशन जान और उसके साथ उन 7 अफराद की रिहाई जो एग्रीना जेल में मौजूद हैं। इसके अलावा और कुछ? बस फिल वक्त यही। दूसरे मामलात के लिए हमारी मुलाकातें होती रहेंगी, अहमद जॉनसन ने कहा। तैयारी के मुसाफिरों की तादाद कितनी है? 117। उनकी फहरिस्त तैयार कर ली गई है। हाँ, मुसाफिरों में कोई काबिल ज़िक्र हस्ती? सभी काबिल ज़िक्र हैं, लेकिन ख़ास तौर से एक शख्सियत का जिक्र मैं तुमसे कर दूं। वो स्विट्ज़रलैंड के अरबपति शख्स की बेटी है। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। चंद लम्हे गुजरे, फिर कहा गया, एग्रीना तुम्हारे मुतालबे पर गौर कर रहा है। तुम्हें अपनी मोहलत कुछ वसी करना होगी। कितनी मोहलत चाहते हो? कम अज़ कम 3 दिन। मुमकिन नहीं है, हमारे पास खुराक का बंदोबस्त नहीं है। उसका इंतज़ाम कर दिया जाएगा। एग्रीना इस सिलसिले में देर क्यों कर रहा है? इसलिए कि रोशन जान को कहीं और मुंतकिल कर दिया गया है। कहाँ? अहमद जॉनसन के लहजे में तशवीश की झलक नुमाया थी। ये बताना मुमकिन नहीं। अगर खुराक मुहैया कर दी जाए तो हम इंतज़ार कर सकती हैं। 3 अफराद तुम्हारे पास भेज रहे हैं। जहाज़ के मुसाफिरों की फहरिस्त उन्हें पेश कर दो। सिर्फ एक आदमी भेजा जाए। ये तीनों गैर मुसल्लह होंगे। जिस जीप में ये लोग आएंगे तुम उसकी तलाशी ले सकते हो। सिर्फ एक आदमी आएगा और वो भी पैदल। फासला इतना ज़्यादा नहीं है। वाज़िह अल्फाज में कहा जा रहा है कि तुम में से कोई भी इस फासले को कम करने की कोशिश नहीं करेगा। आखिर तुम्हें 3 अफराद की आमद पर क्या एतराज़ है? तुमने सुना नहीं, सिर्फ एक आदमी, अहमद जॉनसन ने कहा और मशीन बंद कर दी। फिर उसने कहा, जिस दौलतमंद शख्स की बेटी का नाम मैंने लिया है वह बहुत दिलकशी का बाइस है उन लोगों के लिए, और हैरानी की बात है हमें इत्तफाकिया तौर पर उसके बारे में पता चल गया। वक्त गुजरता रहा। हाईजैकर मोहतात थे। हर सिमत का जायज़ा लिया जा रहा था। दुश्मन की किसी भी हरकत का भरपूर जवाब देने के लिए वो लोग मुकम्मल तौर पर तैयार बैठे थे। तकरीबन 1 घंटे के बाद एक एग्रीनियन अफसर दोनों हाथ बुलंद किए हुए उस तरफ बढ़ता हुआ नजर आया। उसकी रफ्तार मामूल से ज़्यादा तेज़ थी। सब लोग दिलचस्पी से उसे देखते रहे। जब वो करीब पहुंचा तो 2 आदमी उसके लिबास की तलाशी लेने लगे। इस मरहले से गुजरने के बाद वो लोग उसे अपने हमरा लेकर अहमद जॉनसन के पास पहुंच गए। क्या ओहदा है तुम्हारा? मेजर हूँ। आओ तुम्हें तैयारी की सैर करा दी जाए। तुम्हें उन लोगों से मिलकर खुशी होगी।
वैसे तुम सादा लिबास में क्यों आए हो? इसकी कोई ख़ास वजह नहीं है। ये नामुमकिन है, तुम लोग बिला सबब एक कदम भी नहीं उठाते। फिर भी हमें इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं, अहमद जॉनसन ने कहा और चंद दूसरे अफराद के साथ त्यारे की सीढ़ियाँ तय करने लगा। मैं भी उन लोगों में शामिल था। त्यारे के मुसाफिरों में बदस्तूर बेचैनी फैली हुई थी। उन्होंने सहमी हुई निगाहों से आने वाले को देखा और जब उन्हें मालूम हुआ कि उनके दरमियान एक एग्रीनी अफसर है तो औरतें चीख चीख कर रोने लगीं। कुछ मर्दों ने अजियतों के किस्से सुनाए, लेकिन एग्रीनी मेजर घबरा कर बाहर निकल आया। इसके बाद उसे त्यारे के इर्द गिर्द की सिचुएशन दिखाई गई। वो डायनामाइट दिखाए गए जो त्यारे को उड़ाने के लिए बिछाए गए थे। मेजर इन सारे इंतजामात को देखकर सहम गया। ये बहुत खौफनाक सूरत हाल है। तुम्हारी कोई गलती इस त्यारे को तबाह कर सकती है। उसकी आवाज़ से गहरी तशवीश जाहिर हो रही थी। तुम्हारी भी कोई गलती इस त्यारे की तबाही में वही किरदार अदा कर सकती है। मेजर, गलती किसी से भी हो, गलती ही कहलाती है। हम कोशिश करेंगे कि उस वक्त तक कोई गलती न करें जब तक तुम्हारी तरफ से किसी अय्यारी का सबूत फराहम न हो जाए, जॉनसन ने कहा। त्यारे में खुराक कितनी है? मेजर ने सवाल किया। जितनी चंद घंटों के सफ़र के लिए हो सकती है। और पानी? उसकी भी यही कैफियत है। अहमद जॉनसन के लहजे में ठहराव था। तुम्हारे पास अपनी खुराक कितनी है ये बताने वाली बात नहीं है। खुराक को यहाँ पहुँचाने का क्या बंदोबस्त किया जाए? तुम उसे उन टीलों के करीब हेलीकॉप्टर के जरिए पहुँचा सकते हो। अगर कोई गाड़ी में खुराक ले आए तो इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। तुम अपने 2 आदमियों को मेरे साथ भेज सकते हो। नहीं, अहमद जॉनसन ने साफ लहजे में कहा। बस ठीक है, मुझे मुसाफिरों की फहरिस्त तैयार कर दो, आखिरकार मेजर ने कहा और आने वाले को फहरिस्त फराहम कर दी गई। मेजर ने एक निगाह फहरिस्त पर डाली और उसके चेहरे पर शदीद इज़्तिराब के तासुरात नुमायां होने लगे। फिर वो उठा और फहरिस्त लेकर चल पड़ा और उसके जाने के बाद अहमद जॉनसन ने अपने एक साथी से मेजर के इज़्तिराब का तज़किरा किया तो वो बोल पड़ा, आपका ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है जनाब। इन लोगों में कोई ऐसी शख्सियत ज़रूर है जो इन लोगों के लिए गैर मामूली हो सकती है। कौन हो सकता है वो, अल्लाह जाने। तुम मुझे इस फहरिस्त की नकल दोबारा फराहम करो, मैं गौर करूँगा, अहमद जॉनसन ने कहा और उसके साथी ने गर्दन हिला दी। फिर गहरा सुकूत छा गया। बड़ा सनसनीखेज माहौल था। सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर दुश्मन सिपाही मौजूद थे और शदीद गुस्से के आलम में पेचोताब खा रहे थे, लेकिन मजबूर थे। एग्रीना के मेजर सूरत हाल का जायजा लेकर गया। उसने उन लोगों को बता दिया होगा कि त्यारे के मुसाफिरों की जिंदगी बारूद के ढेर पर बसर हो रही है। उंगली के एक जुम्बिश से उनके जिस्मों के टुकड़े मीलों दूर तक फैल जाएंगे। शाम को 4 बजे एक हेलीकॉप्टर फिजा में नजर आया। उसने नीची परवाज की और स्काईलार्क किसी हादसे के लिए तैयार हो गए। लेकिन कुछ ही लम्हों के बाद वह हेलीकॉप्टर उन टीलों की तरफ बढ़ गया जहां गिजा की हदायत की गई और फिर हेलीकॉप्टरों से कार्टून नीचे गिराए जाने लगे। प्लास्टिक की बोतलें भी फेंकी गईं जिनमें पानी साफ नजर आ रहा था। इसके बाद वो हेलीकॉप्टर चला गया और स्काईलार्क वो कार्टून उठा लाए। उनमें आला किस्म की ग़िज़ाएं और सिगरेटों के पैकेट, कॉफ़ी के डिब्बे और डबल रोटियां मौजूद थीं। अहमद जॉनसन ने जो नया हुक्म जारी किया उससे मैं भी बहुत मुतासिर हुआ। उसने हुक्म दिया कि इन ग़िज़ाओं में से एक ज़र्रा भी स्काईलार्क इस्तेमाल न करें, बल्कि जहाज़ के किचन से जो कुछ मिला उसे इस्तेमाल करते रहें। किसी ने इस बारे में कोई सवाल न किया और इस हुक्म की पूरी पाबंदी की गई। फिर मुसाफिरों को वो ग़िज़ा पेश की गई जो आई थी। रात को तकरीबन 9 बजे के करीब अहमद जॉनसन ने मुझे त्यारे से बुलाया। कुछ और अफराद भी वहाँ मौजूद थे। उसने कहा, आज की रात आपकी ड्यूटी लगाई जाएगी गाजी हमदान। मेरी खुशबख्ती है, मैंने कहा। अच्छा, आप एक बात बताइए, क्या आप एड रूस्टर को जानते हैं? नहीं, ये नाम मेरे लिए अजनबी है। कौन है ये? जहाज़ का एक मुसाफिर, एड रूस्टर। हाँ, भारी बदन, गंजे सर वाला। हमारे नज़दीक ये शख्स मशकूक है। फिर? नहीं, 11 बजे तक आप त्यारे में आराम करेंगे। फिर 11:30 बजे से 2 बजे तक आपकी ड्यूटी होगी। मुझे मंजूर है। इस दौरान एड रूस्टर पर गहरी निगाह रखें। वैसे मैंने दूसरे लोगों को भी होशियार कर दिया है। ठीक है, मैंने जवाब दिया और वापस त्यारे में आ गया। एड रूस्टर को इस बार मैंने बहुत गौर से देखा। वो अपनी सीट पर मौजूद था और एक हाथ से अपनी गंजी खोपड़ी सहला रहा था। डैनी लॉयल मुझे देखते ही रो पड़ी। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला और फिर बोली, मैं क्या करूं, मैं सख्त परेशान हूं। मुझे भी बाहर ले चलो, यहाँ मेरा दम घुटा जा रहा है। जैसे ही तुम बाहर कदम रखोगी वो तुम्हारे इस पहले पाँव में गोली मारेंगे जो तुम बाहर रखोगी, और अगर दूसरा पाँव भी तुमने बाहर निकाला तो दूसरा पाँव भी नाकारा कर देंगे। ओह माय गॉड, वो सिसकियाँ लेने लगी।
मैंने शदीद तैश के आलम में कहा, खुदा उस भूत को गारत कर दे जिसने तुम्हें दुम छल्ले की तरह मेरे पीछे लगा दिया। मैं कहता हूँ कि आखिर उसे क्या ज़रूरत थी तुम्हें यहाँ भेजने की? कैसी बातें कर रहे हो? मैं अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि क्या वाकई ये लोग उसकी बात मानेंगे नहीं और त्यारा तबाह कर दिया जाएगा? मैं बहुत नर्वस हो गई हूँ। अगर मिस्टर एड रूस्टर मेरी दिलगीरी ना करते तो पता नहीं मेरी क्या कैफियत होती। मैं चौंक पड़ा। एड रूस्टर, वो जो अपनी सीट पर आंखें बंद किए बैठे हैं, तुम्हारी उनसे दोस्ती हो गई है? मैंने सरसराते अंदाज में पूछा। बहुत अच्छे इंसान हैं, खुद आए थे मेरे पास। क्या कह रहे थे? मैंने तजस्सुस से पूछा। बस मेरी दिलजोई कर रहे थे, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। मैंने उन्हें अपने बारे में बता दिया। मैंने खुद ब खुद ऐसा नहीं किया। उन्होंने तुम्हारे बारे में कुछ ऐसे सवालात किए कि मैं बेख्तियारी के आलम में हकीकत बयान करने पर मजबूर हो गई। मुझे यकीन था कि तुम ऐसा ही कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम दोगी। तुम नाराज़ तो नहीं हुए? नहीं नहीं, बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। वैसे खुद तुम उनके बारे में क्या जानती हो? कुछ नहीं, मैंने उनसे पूछा ही नहीं, बस वो एड रूस्टर कहलाते हैं, उसने जवाब दिया। मैंने एक लम्हे तक कुछ सोचा। ज़िंदगी में इतने तजुर्बात हो चुके थे मुझे कि अब हर सूरत हाल मेरे जहन में खुद ब खुद वाज़ेह हो जाती। एड रूस्टर के बारे में बाहर मौजूद लोग, अहमद जॉनसन वगैरह, कुछ खुसूसी ख्यालात का इजहार कर रहे थे और यहाँ ये साबित हो गया कि एड रूस्टर को भी मुझ पर कुछ शुबा हो गया है। लेकिन ये बेवकूफ़ औरत, खुदा की पनाह लानत है घोस्ट पर, मैं बहुत जल्द इससे जान छुड़ा लूँगा। पता नहीं क्यों उसने मुझ पर यह गदी मुसल्लत कर दी। वो खामोश हो गई, फिर कुछ देर तक सोच में डूबी रही, फिर बोली, मुझे ये लग रहा है जैसे मैंने गलती की हो। बिल्कुल नहीं, कौन कहता है? तुम बड़े आराम से मिस्टर रूस्टर से दोस्ती करो। डैनी लॉयल खामोश हो गई। मैंने भी आंखें बंद कर ली। इस दौरान सुकून की नींद तो नसीब हुई नहीं थी और अब मुझे इतला दे दी गई कि रात को मुझे ड्यूटी देनी है, इसलिए अपने जहन को सुकून देने की कोशिश करता रहा। काफ़ी देर हो गई तो मैं उठा और बाथरूम की तरफ चल पड़ा। बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो रहा था कि अकब से किसी ने धक्का दिया और मैंने बमुश्किल तमाम खुद को बाथरूम के सामने के हिस्से से टकराने से रोका। मेरे पीछे बाथरूम का दरवाज़ा बंद हो चुका था। फिर जैसे ही पलटा, एक ज़ोरदार टक्कर मेरे सीने पर पड़ी और पसलियों में शदीद तकलीफ़ महसूस होने लगी। मैंने टक्कर मारने वाले को देख लिया। ये वही गंजा एड रूस्टर था। बहुत कवि हैकल आदमी था। उसने मेरा कॉलर पकड़कर बड़ी कुव्वत से मुझे अपनी तरफ घसीटा। लेकिन अब इतना भी आसान नहीं था ये सब कुछ। मैंने अपना बदन ढीला छोड़ दिया और उस पर जा पड़ा। ये बात उसकी तवक्को के खिलाफ थी। मेरा बदन उस पर पड़ा तो वो तवाज़ुन खो बैठा। फिर दूसरे लम्हे मेरा घुंसा उसकी नाक पर पड़ा। वो दरवाजे से हटने की कोशिश कर रहा था कि मैं दोबारा उसे जा टकराया। नाक से मुसलसल खून बह रहा था, जिसके बायस उसका चेहरा खौफनाक हो गया। यकायक उसने एक खौफनाक गुर्राहट के साथ झुककर किसी बैल की मानंद मुझ पर हमला किया। उसने दोबारा मेरे सीने पर टक्कर मारने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने झुककर अपना जिस्म आगे बढ़ाया, मैंने तौलिया लटकाने वाला हैंगर पकड़कर झूलते हुए एक लात उसके मुंह पर रसीद कर दी और वो उलटकर नीचे गिर पड़ा। जगह तंग थी, वरना उस दियोजाद इंसान से निपटना इतना आसान नहीं था। वो किसी कदर भारी बदन का मालिक था और मैं उसकी निस्बत काफ़ी हल्का फुल्का, इसलिए आसानी से हरकत कर रहा था और उसको अपने जिस्म को इधर उधर जुम्बिश देने में दुश्वारी पेश आ रही थी। मैंने तौलिया लटकाने के मजबूत हैंगर के सहारे को गनीमत समझा और उसे पकड़कर दोबारा उछला। इस मर्तबा मैंने उसकी दोनों पिंडलियों को निशाना बनाया और उसके हलक से करबनाक चीख निकल गई। फिर मैंने मुसलसल आवाज़ें सुनी। बाहर से बाथरूम का दरवाज़ा पीटा जा रहा था और सख्त लहजे में कहा जा रहा था, दरवाज़ा खोलो वरना स्टेन गन से फायरिंग शुरू कर दी जाएगी। दरवाज़ा खोलो वरना तुम्हारा अंजाम इबरतनाक होगा। मैं रूस्टर के खड़े होने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन पिंडलियों पर पड़ने वाली ज़रबों ने उसे नाकारा बना दिया। वो उठने के लिए हाथ पांव मार रहा था और इस सिलसिले में उसे कामयाबी हासिल नहीं हो रही थी। दरवाज़ा खोलने के लिए उसके पास से गुजरना ज़रूरी था और मुझे यकीन था कि अगर मैं उसके नज़दीक से गुजरा तो वो यकीनन मेरी टांगें पकड़ने की कोशिश करेगा। एक बार फिर मैंने वही हैंगर पकड़ा और उसकी तवज्जो हटाने के लिए उछल कूद शुरू कर दी। उसके चेहरे पर बदहवासी के आसार नजर आने लगे। वो अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा था कि इस बार मैं कहाँ ज़रब लगाऊंगा। मैंने धोखा देने के लिए इस अंदाज में पाँव चलाए जैसे दोबारा उसके पिंडलियों को निशाना बनाना चाहता हूँ। वो धोखा खा गया। उसने बेख्तियार अपनी पिंडलियाँ सिकोड़कर उन पर बदन को झुकाया और मैं यही चाहता था। मेरी ज़बरदस्त ठोकर उसकी पेशानी पर पड़ी और वह फिर उलट गया। इसके साथ ही मैंने उस पर से छलांग लगाकर दरवाजे की तरफ रुख किया और दूसरे लम्हे मैंने दरवाज़ा खोल दिया।
बाहर 4 हाईजैकर्स मौजूद थे। उनमें से 2 ने मुसाफिरों पर स्टेन गन्ने तान रखी थी और 2 दरवाजे के सामने मौजूद थे। दरवाज़ा खुलते ही वो पीछे हटे और मुझे बाहर निकलते देखकर उनके चेहरों पर सुकून के आसार नजर आए। तमाम मुसाफिर परेशान नज़रों से उसी तरफ देख रहे थे। हाईजैकर्स अंदर घुसे और फिर वो एड रूस्टर को घसीटते हुए बाहर ले आए। सूरत हाल का उन्हें पता चल गया। मुसाफिरों ने उन्हें बता दिया कि मैं बाथरूम में दाखिल हो रहा था कि रूस्टर अपनी जगह से उठा और दौड़ता हुआ बाथरूम में दाखिल हो गया। उसने मुझे धक्का देकर बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर लिया। जाहिर है इसके बाद के वाक़यात मुसाफिरों को मालूम नहीं हो सकते थे। कुछ मालूम करने के लिए दोनों हाईजैकरों ने ठोकरें मार मार कर एड रूस्टर का हुलिया बिगाड़ दिया, लेकिन एड रूस्टर के अंदाज से अजीब सी कैफियत का इजहार हो रहा था। हाईजैकर्स की मुसलसल और खौफनाक ज़रबों के बावजूद उसने एक बार भी आवाज़ नहीं निकाली, बल्कि आंखें बंद करके कुछ बुड़बुड़ाता रहा। तब एक हाईजैकर ने बड़ी बेदर्दी से उसका गिरेबान पकड़ा और उसे उठाकर बिठाया। फिर करख्त लहजे में बोला, यह क्या हरकत थी? हाईजैकर की आवाज़ शोलाबार थी, लेकिन वो ना जाने क्या क्या ऑल फॉल बकता रहा। जवाबन दूसरे लम्हे हाईजैकर का जोरदार घूंसा उसके मुंह पर पड़ा। वाज़े जवाब दो, वरना तुम्हारी पेशानी में सुराख कर दिया जाएगा। हाईजैकर के होंठों से नफरत की आग बरस रही थी। मैं इब्लीस हूँ, बराह रास्त आसमान से नाजिल हुआ हूँ। तुम लोग मेरी अतात करो, मैं तुम्हारा रहनुमा हूँ। तुम लोग मेरी पैरवी करो, मैं तुम्हारा मजहबी पेशवा हूँ। उसने आंखें खोल दी और एक उंगली उठाकर कहा। यह सब कुछ इतना गैर मुतवक्का था कि हाईजैकर्स एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर उनमें से एक ने दूसरे से सरगोशी करते हुए कहा, शायद इसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया है, लग रहा है। मैं भी रूस्टर को बगौर देख रहा था। उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात नुमाया थे। मैंने सोचा कि मुमकिन है मेरे पाँव की ठोकरों से उसका दिमाग उलट गया हो। लोगों ने बहुत कोशिश की कि वो होशमंदाना गुफ्तगू करे, लेकिन उसने कायदे की कोई बात नहीं की। आखिरकार हाईजैकर उसे जहाज से बाहर ले गए। रूस्टर बड़े इत्मीनान से नीचे आया और ज़मीन पर इस तरह बैठ गया जैसे वो रियाजत में मसरूफ़ हो। उसकी आंखें बंद थीं और वह मुंह में बुड़बुड़ा रहा था। हाईजैकर एक दूसरे से पूछने लगे। मैं भी ज़मीन पर आ गया। हाईजैकर अभी तक एड रूस्टर के बारे में कोई फ़ैसला नहीं कर पाए थे और मेरे अपने जहन में उसके मुताल्लिक अजीबोगरीब ख्यालात पैदा हो रहे थे। उधर अहमद जॉनसन काफ़ी दूर खड़ा इन हंगामों को देख रहा था। उसने अभी तक बराह रास्त इनमें मदाखलत नहीं की थी। कुछ लम्हों के बाद उसने इशारे से मुझे अपने पास बुलाया। इस दौरान दूसरे हाईजैकर्स को हदायत देता रहा। जैसे ही मेरे नज़दीक पहुंचा उसने मुस्कुरा कर कहा, क्या मामला था? मैं कुछ देर खामोश रहा और फिर मैंने उसे सारी तफसील बता दी। अहमद जॉनसन गहरी निगाहों से रूस्टर को देख रहा था। फिर उसने कहा, यह शख्स मशकूक है। मुमकिन है इसने यह हरकत इसलिए की हो कि हाईजैकर्स की तवज्जो इस हंगामे की तरफ मबजूल हो जाए और उधर एग्रीना के फौजी इस जहाज़ पर हमला कर दें। यह नाजुक और पेचीदा सूरत हाल बहरहाल सनसनीखेज थी, अहमद जॉनसन ने कहा। इसलिए मैंने सिर्फ 2 आदमियों को ऊपर इन हंगामों से निमटने के लिए भेज दिया। मैंने गलत तो नहीं किया? आपका क्या ख्याल है मिस्टर गाजी हमदान? मैं एक लम्हे तक उलझे हुए अंदाज में अहमद जॉनसन को देखता रहा। मेरे जहन में कुछ और ही अंदेशे उभर रहे थे। मेरे ख्याल में एड रूस्टर का यह मकसद बिल्कुल नहीं था कि वो यहाँ हंगामा खड़ा करके फ़ौजियों को जहाज़ पर हमलावर होने का मौका दे। अगर ऐसी बात होती तो डैनी लाल से मेरे बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश न करता। ये यकीनी तौर पर मेरी ही ज़ात से दिलचस्पी रखता था, यानी गाजी हमदान की ज़ात से। बहरहाल अहमद जॉनसन के इशारे पर एड रूस्टर के दोनों हाथ उसकी पुश्त से बांध दिए गए। उसे त्यारे के नीचे पहुंचा दिया गया और यहाँ लाकर उसके पाँव भी बांध दिए गए, मगर इस तरह कि वो अपनी जगह से जुम्बिश भी ना कर सके। ये लोग कोई खतरा मोल लेने को तैयार नहीं। इन कार्रवाइयों से फारिग होकर मैं ऊपर आ गया और डैनी लाइल के पास बैठ गया। दर हकीकत ये एक बहुत बड़ा मसला था। मेरे लिए डैनी लाइल जैसी औरत को ना जाने क्यों मेरे साथ लगाया गया। मैंने कितनी बार कोशिश की थी कि उसके चेहरे का जायज़ा लेकर यह अंदाज़ा लगाऊं कि क्या वो अदाकारी कर रही है एक बेवकूफ़ लड़की होने की, या उसके पस मंज़र में कुछ और है। बहरहाल एक बात तो मैं जानता था, बेशक डॉक्टर आर्थर ने मेरे साथ ज़ाती तौर पर एहसान किया और वह भी स्काईलार्क के हवाले से, लेकिन बाकी अफराद ज़ाहिर बात है मेरे हमदर्द नहीं हो सकते थे। डैनी लॉयल फिर मेरा दिमाग चाटने लगी। वो मुझसे एड रूस्टर के बारे में मालूमात हासिल कर रही थी। मैं क्या कह सकता हूँ, यह तो तुम ही बता सकती हो। एक बात बताओ, तुम्हारा रवैया मेरी तरफ से कुछ बेहतर नहीं है। तुम खुद सोचो डैनी, उस शख्स ने तुमसे मेरे बारे में मालूमात हासिल की और मुझ पर हमला कर दिया, तो क्या तुम्हारे ख्याल में मैंने उसे इसके लिए आमादा किया था? कोई ना कोई बात ज़रूर थी। बहुत ख़तरनाक आदमी मालूम होता है।
वो कितना ही खतरनाक हो, लेकिन तुमने उसका हुलिया बिगाड़ दिया। मैंने डैनी की सूरत देखी और मुस्कुराकर खामोश हो गया। ठीक 11:30 बजे मुझे अपनी ड्यूटी पर जाना पड़ा। मेरे साथ एक और शख्स था जिसका नाम अय्याज था। एक स्टेन गन मुझे भी दे दी गई। अय्याज बहुत दिलचस्प नौजवान था। वह मुझे अपनी मुहिमात के किस्से सुनाता रहा और 2 घंटे की सख्त ड्यूटी का पता भी ना चल सका और फिर दूसरे लोगों ने हमारी जगह ले ली। ये बात भी मेरे लिए एक मुअम्मा थी कि उन लोगों ने मुझे भी मसरूफ़ कर दिया। फिर सो गया और सुबह को आँख खुली। हालात पुरसुकून थे, कोई ख़ास बात ज़ाहिर नहीं हुई। तकरीबन 10:30 बजे अहमद जॉनसन को वायरलेस पर इशारा मौसूल हुआ। मैं मेजर ऑस्कर हूँ, तुम्हारे चीफ से बात करना चाहता हूँ। कहो क्या बात है? अहमद जॉनसन ने कहा। एक रईस ताजिर जिसकी बेटी जहाज़ में सफ़र कर रही है तुमसे मिलना चाहता है। अगर मुनासिब समझो तो थोड़ी देर के लिए उसे उसकी बेटी से बात करने की इजाज़त दे दो। वो आदमी तन्हा आएगा? हाँ ठीक है। अगर वो तन्हा आ रहा है तो उसे आ जाने दो। क्या मैं भी उसके साथ आ सकता हूँ? नहीं मेजर, एक वक्त में सिर्फ एक आदमी। ठीक है, उसे भेज दो। हाँ। फिर उस शख्स को देखा गया जो तकरीबन भागता हुआ इस तरफ आ रहा था। दुबला पतला आदमी था, उसके दोनों हाथ फिजा में बुलंद थे और उसके चेहरे पर खौफ और दहशत के आसार नजर आ रहे थे, लेकिन फिर भी जोश और जज्बात में वो दौड़ा चला रहा था। सब उसकी शक्ल देखने लगे। जब वो करीब पहुंचा तो उस पर रहम आने लगा। उसका चेहरा गर्द आलूद था, रुखसारों पर आंसुओं की लकीरें जम गई थीं। उसने थूक निगलते हुए चारों तरफ देखा, जैसे सोच रहा हो कि अब किस तरफ से गोली चलेगी और उसके सीने में सुराख हो जाएगा। अहमद जॉनसन के इशारे पर एक हाईजैकर ने आगे बढ़कर उसकी तलाशी ली और फिर उसे जहाज़ के अक्ब में ले जाकर उसके बारे में मालूमात हासिल की जाने लगी। आप तो बहुत मशहूर आदमी हैं सर, आपके सरमाए से एक पूरी असला फैक्ट्री तैयार हुई है, अहमद जॉनसन ने कहा। हाँ हाँ, वो रो देने वाली आवाज़ में बोला। आपकी बेटी इसी जहाज़ में सफ़र कर रही है? हाँ। क्या नाम है उसका? डैनी लॉयल, उस शख्स ने कहा और मेरा सर एक ज़ोरदार धमाके से फट गया। ज़मीन आसमान घूमते हुए महसूस हुए। माजी में गुजरे हुए सारे वाक़यात याद आ गए। ये क्या किस्सा है? इसका मतलब है डैनी लॉयल के बारे में मेरा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक था। वो ज़बरदस्त अदाकारा थी और अब तक वो सिर्फ मुझे बेवकूफ़ बनाती चली आई। इसके अलावा गोस्ट ने उसे मेरे तहफ़्फ़ुज़ में यहाँ तक पहुँचाया, लेकिन सूरत हाल वैसे भी गड़बड़ हो गई। अहमद जॉनसन ने भी ताज्जुब भरी निगाहों से मुझे देखा, जैसे हैरान हो कि एक ऐसे शख्स की बेटी मेरी कुर्बत कैसे हासिल कर सकी। बहरहाल अहमद जॉनसन ने इशारा किया और 2 हाईजैकर जहाज़ की सीढ़ियों से ऊपर चले गए। थोड़ी देर बाद वो रोती चीखती डैनी को बाजुओं से पकड़कर नीचे ले आए। डैनी इस तरह चीख रही थी जैसे उसे मक्तल की तरफ ले जाया जा रहा हो। उसने अभी तक अपने बाप को नहीं देखा था, लेकिन अचानक उसकी निगाह मुझ पर पड़ी और वो हलक फाड़ कर चीखी, बचा लो मुझे, बचाओ। ये लोग मुझे क्यों पकड़ लाए हैं? आखिर मुझे कहाँ ले जाना चाहते हैं? अपने पापा से मिलो डैनी, उस तरफ देखो। मैंने उसके बाप की तरफ इशारा किया। मेरी आवाज़ सुनते ही वो घूम गई। उसने आने वाले शख्स को देखा और यूं लगा जैसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा हो। सहरा में उसकी शिद्दत जज्बात से लबरेज सदा गूंजी, पापा, और इसके बाद दोनों एक दूसरे से लिपट गए। डैनी बाप से लिपट कर बेहोश हो गई। सरमायादार ने उसे अपने कमज़ोर बाजुओं का सहारा देने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब ना हो सका और डैनी को साथ लिए नीचे बैठ गया। आप यहाँ बैठकर इसके होश में आने का इंतज़ार कर सकते हैं, अहमद जॉनसन ने कहा, और वो अपने बेटी का सर आगोश में रखकर बैठ गया। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे और फिर अचानक उसकी निगाह थोड़े फासले पर बैठे हुए हेड रोस्टर पर पड़ी जो रस्सियों से बंधा हुआ था। ओह माय लॉर्ड, मिस्टर बिग लॉर्ड, आप? बिग लॉर्ड की आवाज़ उभरी। इंसान को चाहिए कि वो सोचे समझे बगैर बोलने से गुरेज करे, लेकिन सर आप भी इसी त्यारे में। होश व आवाज़ का दामन ना छोड़ा जाए और वक्त की नज़ाकत का एहसास किया जाए, हेड रोस्टर या बिग लॉर्ड ने कहा। मेरी बेटी को रिहाई दिला दो लॉर्ड, तुम्हारी मौजूदगी में भी ये सब हो गया। लॉयल कार्क उसकी बात पर तवज्जो दिए बगैर बोला और एड रूस्टर की आंखों से चिंगारियां फूटने लगी। गधों की जिंदगी बेमसरफ होती है, उसे ख़त्म हो जाना चाहिए। तुम बेमकसद जी रहे हो। एड रूस्टर ने अपना अंदाज बरकरार रखा। उधर मैं और अहमद जॉनसन बिग लॉर्ड का नाम सुनकर ही सकते के आलम में रह गए। लड़की होश में आ गई और रोने लगी। हाईजैकर उसे लेकर ऊपर चले गए। जी मिस्टर लॉयल, सुनो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे अपनी बेटी को साथ ले जाने दो। इधर आइए, अहमद जॉनसन ने कारोबारी अंदाज में कहा और मुझे भी इशारा कर दिया। फिर हम वहाँ से आगे चले गए। जी, आप ये बताइए कि अपनी बेटी को ले जाने के सिलसिले में आप हमारे लिए क्या कर सकती हैं? मैं तुम्हें $1 लाख दे सकता हूँ।
यानी तावान। और ये बताइए जहाज़ के दूसरे मुसाफिरों का क्या होगा? वो एग्रीना का मसला है, मेरा नहीं। और अपने दोस्त को आप इसी तरह छोड़ जाएंगे? कौन दोस्त? बिग लॉर्ड की बात कर रहा हूँ। मैं सबका ठेकेदार नहीं हूँ। उसके बारे में हुकूमत से बात की जाए। उसके बारे में कुछ और तो बता देंगे आप, क्योंकि आप बहुत कुछ जानती हैं। इतना बता सकता हूँ कि वो कोई मामूली इंसान नहीं, वो मेरा दोस्त है और मेरी उससे अक्सर मुलाकात होती रहती है। इसके बावजूद तुम उसकी रिहाई के लिए फिक्रमंद नहीं। तुम सिर्फ मेरी बेटी को रहा कर दो, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहता। क्या बिग लॉर्ड अपनी असल शक्ल में है, थोड़ी सी तब्दीली के साथ? ठीक भाई, तुम हमें $1,00,000 अदा करना चाहते हो हर कीमत पर। मैं अपनी बेटी की रिहाई चाहता हूँ। आप सिर्फ एक काम करें मिस्टर लॉयल, ये $1,00,000 आप हुकूमत एग्रीना को दे दें और उनसे कहें कि हमारे 8 साथियों को फौरी तौर पर रिहा करके हमारे हवाले कर दिया जाए। डैनी लॉयल, तुम्हें मिल जाएगी। इसका मतलब है तुम $1,00,000 कबूल नहीं करोगे? $50 करोड़ भी नहीं, समझ रहे हैं आप? हमारा अपना एक मुकाम, एक आइडिया है, और अगर मैं इस कोशिश में नाकाम रहा तो डैनी का अशर भी यहाँ मौजूद दूसरे लोगों से मुख्तलिफ नहीं होगा। वो भी इस त्यारे के साथ फना हो जाएगी। सुनो, खुदा के लिए सुनो, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तो एक मासूम बच्ची है। आप भी बहुत मासूम हैं मिस्टर लॉयल। आप जैसे आदमी के लिए हुकूमत एग्रीना को बहुत कुछ करना चाहिए। आपने उसे असला फैक्ट्री बना कर दी है। अहमद जॉनसन के चेहरे पर शदीद नफरत के आसार थे। मैं अपनी बेटी से वादा कर चुका हूँ कि उसे अपने साथ लेकर जाऊँगा। ऐसी बेवकूफ़ी आपने की ही क्यों? क्या आपने इस जगह को भी अपनी मलकियत समझ रखा है? जाइए, अब आपसे मज़ीद गुफ्तगू नहीं की जा सकती। और सुने, खुराक सिर्फ एक वक्त की थी। अगर वो लोग जहाज़ के मुसाफिरों को और कुछ देना चाहते हैं तो दे दिया करें। लॉयल मजबूर हो गया। फिर उसने कहा, आखिरी वक्त तक इंतज़ार करना। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हारे उन 8 साथियों को तुम तक पहुँचा सकूँ। खुदा के लिए मेरी बेटी को ज़िंदा रखना। हमें भी ज़िंदा रहना चाहिए मिस्टर लॉयल, इस बात का ख्याल रखें। इसके ज़िम्मेदार आप हैं। ठीक है, लॉयल ने मायूसी से कहा और वापस लौट गया। अहमद जॉनसन के चेहरे पर एक अजीब सा तबस्सुम बिखर गया। बहुत बड़ा आदमी है ये मिस्टर गाजी हमदान। मेरी मुराद बिग लॉर्ड से है। वैसे एक बात बताइए, क्या जहाज़ में वो अकेला ही होगा? होना तो नहीं चाहिए, मैंने कहा। कुछ लोग भी उसके साथ ज़रूर होंगे। ताज्जुब है उन्होंने हाईजैकरों के खिलाफ किसी कार्रवाई की कोशिश क्यों नहीं की। वैसे मैं आपको बता दूं मिस्टर हमदान कि ये शख्स कहीं ना कहीं आप ही के पीछे लगा है। मगर मुझे एक बात बताइए, इस लड़की का आपसे क्या ताल्लुक़ है? बस मुख्तसर वक्त की शनासा। आपको नहीं मालूम कि ये एक खरबपति आदमी की बेटी है? नहीं, मैं नहीं जानता था। क्या ख्याल है? आइए अब बिग लॉर्ड से बातचीत करें। मेरे होंठों पर भी मुस्कुराहट फैल गई। हम लोग आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए बिग लॉर्ड के पास पहुंच गए। जी मिस्टर एड रूस्टर, क्या हाल है आपके? सुबह होने वाली है। शाम की स्याही सुबह की रोशनी से गुरेजा है और सूरज की आमद है। बिग लॉर्ड ने इस तरह कहा जैसे कोई फ़लसफ़ी इजहार ख्याल कर रहा हो। शायद आप कोई नज़म कह रही हैं, लेकिन माय डियर मिस्टर बिग लॉर्ड, आपके दोस्त ने आपका तारुफ करा दिया है, वरना हम तो इस कदर अजीम शख्सियत से बेखबर ही रहते। कायनात अपने चेहरे पर तारीकी का नकाब डालने की कोशिश कर रही है। सब्जियां महंगी हो जाएंगी। आलू $10, मूली $5 और गोल कद्दू। नहीं बिग लॉर्ड, अपनी सतह से बहुत नीचे उतरे हैं आप। ये सब घटिया हरकतें हैं। अब मसनूई खौल से बाहर निकल आइए। हमें आपके बारे में सब कुछ मालूम हो चुका है। तो फिर मैं कायनात का आखिरी सिपाही हूँ। ठीक है, आपके साथ जो लोग इस त्यारे में मौजूद हैं, हमें उनसे भी तो दिलचस्पी लेनी है, अहमद जॉनसन ने कहा और फिर वापस मुड़कर बोला, त्यारे को थोड़ी देर के बाद डायनामाइट से उड़ा दिया जाएगा। अहमद जॉनसन की ये ज़रब बहुत असर अंगेज साबित हुई। बिग लॉर्ड के चेहरे के तासुरात एकदम बदले और फिर वो गुर्राई हुई आवाज़ में बोला, जी फरमाइए, क्या उस गधे के बच्चे ने तुमसे कोई वादा नहीं किया? वो एक बासर शख्स है, अग्रीना को तुम्हारे मुतालबात मानने के लिए मजबूर कर सकता है। ओहो, शायद आपका ज़हनी तवाज़ुन एकदम दुरुस्त हो गया। फजूल बातों में वक्त ज़ाया न करो। तुम लोग अपने मकसद को हासिल करने के लिए ठोस इक़दामात करो। इन मासूम और बेगुनाह लोगों की जानों से तुम्हें क्या फ़ायदा हासिल होगा? त्यारे में आपके कितने साथी हैं मिस्टर लॉर्ड? 3। और आप इस त्यारे से किस लिए सफ़र कर रहे थे? आपको यकीनन गाजी हमदान के बारे में तफसीलात मालूम हो गई होंगी। इन बातों से तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। अहमद जॉनसन ने कहा। बिग लॉर्ड ने खूनी निगाहों से मुझे देखा, फिर बोला,
मगर इस मामले का तुम्हारे मिशन से कोई ताल्लुक नहीं, समझे। मेरे और इसके दरमियान कुछ और खेल चल रही हैं। हम अपने खेल अलग खेल रहे हैं। मैं जानता था और मुझे ब्रीफ कर दिया गया था कि गाजी हमदान और बिग लॉर्ड के दरमियान क्या झगड़ा चल रहा है। बहरहाल अब जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी आप पर होगी मिस्टर बिग लॉर्ड, क्योंकि आप अपने ताउन से गुरेज कर रहे हैं। अहमद जॉनसन ने मेरा हाथ पकड़ा और वहां से चला आया। इसके बाद मैं एक गोशे में तन्हा बैठकर इस सूरत हाल पर गौर करने लगा। आगे की मनसूबाबंदी बहुत ज़रूरी थी। मुझे यह फैसला करना था कि मेरा आइंदा कदम क्या होना चाहिए। कुछ अजीब सी सूरत हाल हो गई थी। अचानक ही फिज़ा में हेलीकॉप्टर की आवाज़ उभरी और मैं चौंक कर फिज़ाओं में देखने लगा। जिन सनसनीखेज लम्हात से हम लोग गुजर रहे थे उसमें कभी और किसी वक्त कोई संगीन सूरत हाल पेश आ सकती थी, इसलिए होशियार रहना ज़रूरी था। हेलीकॉप्टर सर से गुजर गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। ना जाने क्या हो रहा था, हर चीज़ से मुझे वाकफियत नहीं थी। हालांकि अहमद जॉनसन मुझे बड़ी इज्जत बड़ा एहतराम दे रहा था, मुझसे मशवरे कर रहा था, लेकिन मैं अभी बहुत से मामलात से अजनबी था। सूरत हाल कुछ सुस्त पड़ गई। जहाज़ के मुसाफिरों में भांत भांत के लोग थे। सबकी हालत ख़राब लग रही थी। अपने ज़ोक़े तबाह की तस्कीन के लिए मैं जहाज़ के मुसाफिरों का जायज़ा लेने लगा। जब तक इस सिलसिले में कोई बात आगे ना बढ़े, क्यों ना मैं अपना कोई शुगल ही करूं। अहमद जॉनसन की तरफ से बुलावा आ गया और मैं उसकी तरफ चल पड़ा और जॉनसन के चेहरे पर तशवीश के आसार नजर आ रहे थे। खैरियत? मैंने सवाल किया। एक उलझन पैदा हो गई है। क्या? मैंने सवाल किया। सुनहरे पॉइंट के बारे में आप जानते होंगे, सिर्फ नाम की हद तक। मैंने किसी सुनहरे पॉइंट के बारे में कभी सुना भी नहीं। वहाँ हमने एक सब स्टेशन बनाया था। ठीक, फिर? मैंने सवाल किया। क्रैकडाउन से करीब तरीन जगह थी वो। थी से क्या मुराद है? अब वो नहीं है, अहमद जॉनसन ने अफसरदगी से कहा। उसे तबाह कर दिया गया। कब और तुम्हें कैसे मालूम हुआ? थोड़ी देर पहले खबर मिली है। एक स्काईलार्क ने मरते हुए इतला दी। वो शदीद जख्मी हालत में वहाँ से फरार हुआ। उसने पूरी तफसील बताई और फिर खामोश हो गया। अफसोस, मैंने आहिस्ता से कहा। अब हमें खुद पर इन्हिसार करना होगा। वहाँ से हमें कोई मदद मिल रही थी क्या? हाँ, एमरजेंसी पॉइंट था जो किसी बड़े हादसे की शक्ल में हमारी भरपूर मुआवनत करता। ये प्रोग्राम में शामिल था। हमें उस तरफ रुख करना था। अल्लाह मालिक है। असल खतरा एक और है। वो क्या? एगर नेशन को इस बारे में ज़रूर इतला मिल गई होगी। वो अब ज़्यादा शेर होकर कार्रवाई करेंगे। इस तरह हमें ख़तरा है। ज़रूरी इक़दामात करो, बाकी तकदीर पर छोड़ दो। मैंने इसीलिए आपको तकलीफ़ दी है। मुझे मेरी खिदमत बताओ, मैंने खुलूस से कहा। असल में हम आप पर बहुत ज़्यादा एतमाद करते हैं मिस्टर हमदान। हमें मालूम है कि आप तंजीम के लिए एक अहम सतून की हैसियत रखते हैं और बेशुमार कारनामे सर अंजाम दे चुके हैं। हम आप पर भरपूर भरोसा करते हैं और अब इस वक्त हमें आपकी मुकम्मल रहनुमाई की ज़रूरत है। मैंने दिल ही दिल में खुदा को याद किया। इस तंजीम के जो अगराज़ व मकासिद थे, मैं उनसे पूरी तरह मुत्तफिक था। मैंने अहमद जॉनसन से कहा, हमें ये सोचना है कि वो लोग हमारे इस मिशन को ख़त्म करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं। मेरे जहन में सिर्फ दो बातें आती हैं। वो हमें खुराक और दूसरी चीज़ें मुहैया करने की कोशिश करेंगे और एक दूसरा अमल ये होगा कि वो किसी तरह हमें बेहोश करने की कोशिश करेंगे। इस तरह की गैस का इस्तेमाल कोई मुश्किल काम नहीं है जो हमें होश व हवास से बेगाना कर दे। ऐसी सूरत में वो हम पर काबू पा सकते हैं। आह, क्या ही खौफनाक इंकशाफ किया है आपने। इसीलिए तो मैं कह रहा था कि आपका तजुर्बा हमसे 1000 गुना ज़्यादा है। क्या हमारे पास गैस मास्क मौजूद हैं? इंतहाई माकूल तादाद में। तो सबसे पहले हम में से हर शख्स को गैस मास्क पहन लेना चाहिए। जहाँ तक खुराक का मामला है, अगर वो ये कोशिश करते हैं तो हम खुद वो खुराक इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि एक दो मुसाफिरों पर तजुर्बा कर लेंगे। बल्कि मैं तो यह कहूँगा कि एड रूस्टर हमारे किस काम आएगा। मेरे इन अल्फाज पर आलिया एम्सन बेख्तियार मुस्कुरा दी। आलिया एम्सन का किरदार भी बड़ा ही अजीब था। ये इंतहाई खूबसूरत लड़की मेरी तरफ बहुत ज़्यादा मुतवज्जा थी और जब भी वो मुझे देखती उसकी आंखों में अकीदत उभर आती। बहरहाल हम इस अमर के लिए तैयार हो गए। जितने हाईजैकर थे या स्काईलार्क, सब ने गैस मास्क पहन लिए। मुसाफिरों ने हमारे इस अमल को हैरान निगाहों से देखा। एड रूस्टर किसी कदर बेचैन नजर आ रहा था। उसने कहा, यह बड़ी अजीब बात है, तुम लोगों ने गैस मास्क पहन रखी हैं। क्या तुम हमें गैस से हलाक करने का मंसूबा बना रहे हो? कैसा रहेगा आपके ख्याल में मिस्टर एड रूस्टर?
देखो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम लोग। वो जुमला अधूरा छोड़कर खामोश हो गया। हमने भी खामोशी ही इख्तियार कर रखी थी और हमारा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त निकला। कोई शाम 4 बजे के करीब कई हेलीकॉप्टर फिजा में नजर आए। उनका रुख इसी जानिब था। वो खाली बुलंद आवाज़ कर रहे थे और फिर अचानक ही उन्होंने गैस बम गिराना शुरू कर दिए। खासी बड़ी तादाद में उन्होंने त्यारे की तरफ गैस बम गिराए। अहमद जॉनसन, मैं और कई हाईजैकर्स पूरी तरह मोहतात थे। उन्होंने अपने आप को वैसे भी महफूज कर लिया और हेलीकॉप्टर थोड़ी देर कार्रवाई करने के बाद वहाँ से चले गए। जॉनसन ने बड़े मुतासिर लहजे में कहा, हकीकत यह है कि बड़े लोगों की कुदरत भी रहनुमाई करती है। हमारे जहन में ये बात भी नहीं आई कि वो ये हरकत कर सकती हैं, लेकिन आपका जहन इसी पॉइंट की तरफ गया। गाजी हमदान, आप वाकई अजीम हैं। बच गए हम लोग इस वक्त। अब फ़ौरन दूसरी कार्रवाई के बारे में सोच लो। हाँ वाकई, अहमद जॉनसन ने ऊपर देखते हुए कहा। हेलीकॉप्टर ये कार्रवाई करके वहाँ से आगे बढ़ गए। गालिबन वो अपना तहफ़्फ़ुज़ भी चाहते थे या फिर कोई और अमल करने वाले थे। हम लोग फ़ौरन तैयार हो गए, असलहा साथ लिया और ऐसी जगह पर जाकर लंबे लेट गए जहाँ से हम कुर्ब जवार का भरपूर जायज़ा ले सकें। हेलीकॉप्टर एक लंबा चक्कर लगाने के बाद फिर वापस आए। इस दौरान हम देख रहे थे कि जहाज़ के मुसाफिर इधर उधर गिर पड़े हैं। एड रूस्टर भी लंबा हो गया, बाकी तमाम लोग भी, सिवाय स्काईलार्क के जो होशो हवास में थे, क्योंकि उन्होंने अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुए थे। हम लोग असला दबाए इस तरह पड़े थे कि बुलंदियों से जायज़ा लेने पर ही ये पता हो कि अब सब बेहोश हो चुके हैं। हेलीकॉप्टर ने गालिबन हमें बेहोश होने का वक्त दिया, क्योंकि लंबा चक्कर लगाने के बाद वो वापस पलटे। इस बार उनकी परवाज़ काफ़ी नीची थी और फिर हमने उन्हें मज़ीद नीचे उतरते हुए देखा। अहमद जॉनसन के सारे साथी स्टेन गन्ने और मशीन गन्ने लिए होशियार थे और हर तरह से दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार। आन की आन में हेलीकॉप्टर हमारे सरों पर पहुंच गए और काफ़ी नीची परवाज़ करके उन्होंने जहाज़ से इर्द गिर्द का जायज़ा लेना शुरू कर दिया। फिर वो मुतमईन अंदाज में हमसे थोड़े फासले पर उतर गई। हर हेलीकॉप्टर में से कई कई अफराद उतर रहे थे जो पूरी तरह मुसल्लह थे। ये लोग तेज़ी से हमारी जानिब दौड़े और उसी वक्त मैंने ज़ोरदार सीटी बजाई। ये अंदाज़ा मैंने लगा लिया था कि अब वो सब हमारे निशाने पर हैं और दूसरे लम्हे उन पर जहन्नुम के धाने खुल गए। ये तमाम अफराद उस वक्त ऐसी जगह थे जहां कुर्ब जवार में उनके लिए कोई पनाह नहीं थी। स्काईलार्क की गोलियों ने उन्हें भून कर रख दिया और देखते ही देखते उनके खून उगलते जिस्म रेत में तड़पने लगे। अहमद जॉनसन के इशारे पर मार्टर गन्नों से हेलीकॉप्टरों पर भी गोले फेंके गए और हेलीकॉप्टर अपनी जगह खड़े खड़े तबाह हो गए। ये एक शानदार कार्रवाई थी और उन लोगों को बदतरीन नुकसान का सामना करना पड़ा। चुनाचे अब वहाँ सोग मनाया जा रहा होगा। जब हमें यह सही तौर पर अंदाज़ा हो गया कि आसपास कोई जिंदा मौजूद नहीं है, तो अहमद जॉनसन ने मेरे इशारे पर उन लोगों से राब्ता कायम करने की कोशिश की और थोड़ी ही देर में ये राब्ता कायम हो गया। अहमद जॉनसन ने गरजदार आवाज़ में कहा, हाँ मुखलिस लोगों, तुम लोगों ने तो यही गलती शुरू से आज तक की है कि स्काईलार्क को तुमने तरने वाला समझा है। हम लोग तुम्हारे सपनों में सुराख करते रहेंगे। हम तो कुछ भी नहीं हैं। तुम्हें ऐसे ऐसे अजाबों से गुजरना पड़ेगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। अब तुम लोग ये समझ लो, तुम्हें आखिरी 4 घंटे दिए जा रहे हैं। इस दौरान हमारे सारे मुतालबात पूरे हो जाने चाहिए। इस वक्त 4 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। 7:50 पर हम अपने मुतालबे की अमली शक्ल देखना चाहते हैं, वरना 91 मिनट पर तैयारा उड़ा दिया जाएगा और इसके बाद मैं ये गुफ्तगू का सिलसिला कतई तौर पर मुनक़ता कर रहा हूँ, क्योंकि अब हम मज़ीद कोई बात करना नहीं चाहते। ये गुफ्तगू करने के बाद अहमद जॉनसन ने ट्रांसमीटर बंद कर दिया। खंडरनुमा इमारत से पायलट और एयर होस्टेस को लाकर त्यारे में बंद कर दिया। सब के सब बेहोश थे और इसके बाद त्यारे के तमाम सिस्टम चेक किए गए। तकरीबन 7 बजे तमाम अफराद जमा हो गए। अहमद जॉनसन के चेहरे पर पत्थरों की सी सख्ती थी। उसने कहा, अब सूरत हाल उस नाजुक मोड़ पर आ गई है कि तकदीर अपना आखिरी फैसला करने पर मजबूर है। मैंने अपने साथियों के मशवरे से कुछ और फैसले किए हैं। क्या? मैंने सवाल किया। मिस्टर गाजी हमदान, हम आपकी ज़िंदगी महफूज रखना चाहते हैं। अगर उन लोगों ने हमारा मुतालबा तस्लीम ना किया तो त्यारे को मुसाफिरों समेत उड़ा दिया जाएगा, लेकिन उन मुसाफिरों में से हम कुछ ऐसे मुसाफिरों को आज़ाद करने का फ़ैसला कर चुके हैं जिनका ताल्लुक़ दूसरे ममालिक से है। उनमें औरतें और बच्चे भी शामिल होंगे। आप उन आज़ाद होने वाले मुसाफिरों में होंगे और आपको कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी, क्योंकि एड रूस्टर और उसके साथी त्यारे के साथ तबाह हो चुके होंगे और आपकी निशानदेही करने वाला कोई बाकी नहीं बचेगा।
मैं एक और पेशकश करना चाहता हूँ, वो ये कि एड रूस्टर की बेटी डैनी लायल आपके साथ रहेगी। किसी मुनासिब मौका पर आप शारगो निकल जाएं, इस तरह आपको मज़ीद आसानियाँ हासिल हो जाएंगी। आपका सामान तैयारी के साथ तबाह हो जाएगा। आप खुद को शारगो का बाशिंदा जाहिर कर सकती हैं। वहाँ के लिए मैं आपको एक पता बताई देता हूँ। वहाँ से आपको स्काईलार्क के सरकर्दगान के पास पहुँचा दिया जाएगा। और तुम लोग, मैंने हेजानी लहजे में कहा, हम लोग जब किसी मिशन पर निकलती हैं तो ये सोचकर निकलती हैं कि ये हमारी ज़िंदगी का आखिरी मिशन है। उसके बाद अगर ज़िंदगी बच जाती है तो उसे खुशबख्ती तस्वुर किया जाता है। इस बार भी ऐसी ही सूरत हाल है। हम लोग त्यारा तबाह करने के बाद यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे, और अगर खूनी हाथों से महफूज रहे तो कहीं ना कहीं आपसे मुलाकात हो जाएगी। काम आ गए तो हमारे लिए बेहतर जज्बात का मुजाहरा कीजिए। क्या इसमें कोई गुंजाइश नहीं है? नहीं। गाजी हमदान बराहे करम हमसे ताउन करें, क्योंकि हमारे लिए यही हदायत हैं। मैं खामोश हो गया। गुजरने वाला हर लम्हा सनसनीखेज था और एक एक पल किसी खौफनाक हादसे का मुंतज़िर। ना जाने क्या होने वाला था। 7:40 पर उन मुसाफिरों को त्यारे से नीचे उतार लिया गया जिन्हें आज़ादी दी जाने वाली थी। गैस के असरात ख़त्म हो चुके थे और अब हर शख्स होश में था। अलबत्ता उन्हें आने वाले अंजाम का कुछ पता ना था।